सभी को नमस्कार। इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स का लेसन नंबर 4 आगे पढ़ने वाले हैं। जोतों के उपविभाजन एवं अपखंडन के दोष। भारत में जोतों का उपविभाजन एवं अपखंडन अनेक पहलुओं से दोषपूर्ण रहा है। निम्न उत्पादकता की समस्या। जोतों के टुकड़े बहुत छोटे हो जाने पर प्रति हेक्टेयर पैदावार गिर जाती है। कृषि व्यावसायिक दृष्टिकोण से कृषि कार्य न करके परंपरागत रूप से ही कृषि करता रहता है तथा आधुनिक विधियों को नहीं अपना पाता है। परिणाम स्वरूप कृषि की निम्न उत्पादकता बनी रहती है। नेक्स्ट है भूमि का अपव्यय। बड़े जोतों के छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाने से प्रत्येक खेत पर मेड़ और बाड़ लगाने की आवश्यकता पड़ती है। इसमें साधनों का अपव्यय तो होता ही है और इसके कारण लगभग 5% भूमि भी व्यर्थ हो जाती है। फलस्वरूप कृषि योग्य भूमि की मात्रा में कमी आ जाती है। कृषि विधियों में सुधार संबंधी कठिनाई। जोतों के आकार का छोटा होने पर आधुनिक ढंग से खेती कर पाना संभव नहीं हो पाता। किसी भी किसान के लिए अनेक स्थानों पर बिखरे हुए खेतों के लिए निजी स्थानों से सिंचाई की व्यवस्था करना एवं अन्य सुधार करना आर्थिक दृष्टि से उपयोगी नहीं होता। सिंचाई की नियमित व्यवस्था के अभाव में उर्वरकों का प्रयोग भी ठीक ढंग से नहीं हो सकता। इसलिए कृषि क्षेत्र के समस्त विकास हेतु जोतों का उपविभाजन तथा अपखंडन बाधक है। भूमि व्यवस्था में कठिनाई। उपविभाजित एवं अपखंडित जोतों पर कृषकों के लिए फसलों की देखभाल कर पाना कठिन होता है। ज़्यादा दूर दूर बिखरे खेतों के कारण उसका कार्य समय भी ज़्यादा लगता है एवं धन का भी अपव्यय होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में व्याप्त प्रच्छन्न बेरोजगारी। इसमें जोतों का आकार छोटा होने पर सभी सदस्यों के लिए पर्याप्त काम नहीं होता है। परंतु अन्य रोजगार के अभाव में सभी लोग इन छोटे छोटे खेतों से बंधे रहते हैं एवं गांव में इस प्रकार प्रच्छन्न बेरोजगारी भी अधिक मात्रा में देखने को मिलती है। पारस्परिक विवाद की समस्या। पशुओं के चरने तथा मेड़ बाड़ आदि को लेकर झगड़ों के कारण ग्रामीण शांति प्रभावित होती है। इसलिए छोटे छोटे खेत ग्रामीण समाज में आपसी विवाद के कारण हैं। जोतों के उपविभाजन एवं अपखंडन की समस्या का समाधान। उपविभाजन एवं अपखंडन की समस्या का समाधान भूमि सुधारों से संबंधित कार्यक्रमों में निहित है। भारत में खेतों के छोटे आकार के कारण कृषि उत्पादकता प्रभावित होती है। इस समस्या के समाधान के लिए नीतिगत स्तर पर निम्नलिखित उपाय किए गए हैं। जोतों की चकबंदी व्यवस्था है जिससे किसानों के गांव के विभिन्न भागों में बिखरे हुए खेत उन्हें एक ही स्थान पर मिल जाते हैं। इसके अंतर्गत भू स्वामित्व में बदलाव करते हुए छोटे खेतों को बड़े खेतों में बदला जाता है। इसके लिए भूमि के बदले भूमि अथवा मूल्य आदि विधियों का प्रयोग किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में चकबंदी का अर्थ है एक किसान के गांव भर में बिखरे हुए छोटे छोटे भूखंडों को एक सुसंगत इकाई के अंतर्गत ले जाना। चकबंदी के लिए पहले गांव की सारी ज़मीन को एक भूखंड में एकत्रित कर लिया जाता है और बाद में गांव के सारे किसानों को सुसंगत भूखंड के रूप में विभाजित कर दिया जाता है। चकबंदी कृषि के लिए उपयोगी व्यवस्था है क्योंकि इसके कारण समय और श्रम दोनों की बचत होती है। सिंचाई के कारण भूमि सुधारने में सहायता मिलती है और भूमि को लेकर विवाद कम हो जाते हैं। चकबंदी के बाद बिखरी हुई भूमि एक साथ हो जाने से कृषि विकास व आधुनिकीकरण आसानी से किया जा सकता है एवं कृषि उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है।
वर्ष 1920 में बड़ौदा में सर्वप्रथम चकबंदी संबंधी अधिनियम पारित किया गया था। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हैदराबाद और तत्कालीन बॉम्बे राज्य में चकबंदी संबंधी कानून पहली पंचवर्षीय योजना प्रारंभ होने से पहले ही बनाए जा चुके थे। लगभग 1960 तक सभी राज्यों में चकबंदी संबंधी कानून बनाए जा चुके थे। आरंभ में ऐच्छिक चकबंदी की व्यवस्था की गई थी, परंतु बाद में इन कानूनों को सख्त कर दिया गया। ध्यातव्य है कि महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, बिहार तथा कर्नाटक आदि राज्यों में चकबंदी संबंधी कानूनों का कार्यान्वयन सफलतापूर्वक किया गया। तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, पुदुचेरी और उत्तर पूर्व के राज्यों ने अभी तक चकबंदी कानून अपनाए ही नहीं है। अभी तक कृषि अधीन क्षेत्र का केवल 49% ही चकबंदी के अधीन लाया गया है। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि देश में चकबंदी के क्षेत्र में प्रगति अत्यंत असंतोषजनक है। वास्तविकता यह है कि हम चकबंदी के प्रति उदासीन हैं और यही इस धारणा में हमारी मंद प्रगति का कारण है। चकबंदी कार्यों में आने वाली प्रमुख कठिनाइयाँ। भारत में जोतों की चकबंदी के मार्ग में प्रमुख बाधाएं आती है। किसान अपनी प्रत्येक भूमि से अत्यधिक लगाव रखते हैं और इसे चकबंदी के दौरान छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं। जिन किसानों के पास बढ़िया किस्म की भूमि होती है वे इसे चकबंदी में देना नहीं चाहते। उन किसानों को यह भय होता है कि कहीं इसके बदले में उन्हें घटिया या कम उपजाऊ भूमि न दे दी जाए। कुछ राज्यों में चकबंदी कानूनों का न होना और कुछ अन्य राज्यों के कानूनों में केवल ऐच्छिक चकबंदी की व्यवस्था का होना इस कार्य में सबसे प्रमुख बाधा रही है। इससे चकबंदी के प्रति इन राज्यों की उदासीनता प्रकट होती है। जोतों की सफल चकबंदी के लिए सभी टुकड़ों का यथोचित सर्वेक्षण, वर्गीकरण और मूल्यांकन किया जाना चाहिए। ऐसा न होने पर भूस्वामियों और कृषकों में भारी असंतोष पैदा होगा और वे चकबंदी का विरोध भी करेंगे। भारत में चकबंदी अधिकारियों पर प्राय पक्षपात और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया जाता है। ऐसी स्थिति में ग्रामीणों में चकबंदी अधिकारियों के प्रति अविश्वास रहता है और वे चकबंदी कार्यों में बाधा डालते हैं। सहकारी कृषि। महात्मा गांधी के शब्दों में, मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि हम तब तक कृषि का पूरा लाभ नहीं उठा सकते जब तक कि हम सहकारी खेती न करने लगे। क्या यह बात विवेक सम्मत प्रतीत नहीं होती कि एक गांव के 100 किसान परिवार ज़मीन को 100 हिस्सों में बांटने की बजाय मिलकर सामूहिक खेती करे और उससे प्राप्त आय को आपस में बांट ले। सहकारी खेती के द्वारा कृषि भूमि के उपविभाजन एवं अपखंडन से उत्पन्न समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। इसके अधीन वे छोटे व सीमांत किसान जिसके पास बहुत छोटी कृषि जोते हैं अपनी भूमि मिलजुल कर खेती करते हैं। इसके अंतर्गत भूस्वामित्व में बदलाव किए बिना संबंधित किसान अपने खेतों को आपस में मिलाकर कृषि करते हैं। इससे न केवल खेतों का आकार बड़ा होता है बल्कि उपलब्ध संसाधनों की मात्रा बढ़ जाती है और कृषि कार्य संगठित हो जाता है। सहकारी कृषि के लिए संबंधित किसानों को संबंधित राज्य के सहकारिता अधिनियम के अंतर्गत एक समिति का पंजीकरण करवाना होता है। भारत में कुल जोतों की संख्या के लगभग 80 से 90% जोतों का आकार लगभग 2 हेक्टेयर से भी कम है। इससे कृषि भूमि पर अधिक कुशलतापूर्वक कार्य
नहीं किया जा सकता। ऐसे में यदि किसान अपने संसाधनों एवं कृषि भूमि को मिलाकर एक साथ सहकारी कृषि करते हैं तो उन्हें कृषि क्षेत्र में बड़े पैमाने पर कृषि उत्पादन द्वारा अधिक लाभ प्राप्त हो सकता है। भारत में सहकारी कृषि अधिक सफल नहीं हो सकी। भारत के कुल कृषिगत क्षेत्र के लगभग 10% से भी कम भाग पर ही सहकारी कृषि की जाती है और बहुत ही कम लगभग 2% किसान ही सहकारी कृषि से जुड़े हुए हैं। सहकारी कृषि के लाभ। इससे कृषि क्षेत्र में भूमि, मानव संसाधन, पूंजीगत उपकरणों तथा प्रबंधकीय कुशलता का कुशलतम उपयोग किया जा सकता है, जिससे सीमित संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग संभव हो सकेगा। छोटे किसानों के लिए साधनों के अभाव में परंपरागत कृषि को छोड़कर आधुनिक ढंग से खेती कर पाना कठिन है, अतः उनके लिए सहकारी कृषि लाभ का सौदा है। सहकारी कृषि के अंतर्गत सहकारी समितियों के माध्यम से बड़े पैमाने पर समविभाजन कर पाना संभव होगा। समिति के कुछ सदस्यों को खेती से हटाकर सिंचाई की सुविधाओं के निर्माण तथा आधारभूत संरचना के दूसरे अंगों के विकास में लगाया जा सकता है, जिससे कार्य का विभाजन विशिष्टता के आधार पर किया जा सकेगा। इससे एक और तो कृषि में प्रचलन बेरोजगारी कम होगी और दूसरी तरफ समिति के सदस्यों की आय में वृद्धि होगी। बड़े जमींदारों द्वारा वृहद पैमाने पर की जाने वाली संगठित कृषि में कृषि आधिक्य को रोककर रखने की प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है, जिससे बाजार में कृषि उत्पादों का अभाव दिखाई देता है। वहीं सहकारी खेतों में इस प्रकार की समस्याएं नहीं मिलती। सहकारी खेती के बहुत से सामाजिक व राजनीतिक लाभ भी हैं। इससे सहकारिता की भावना को बल मिलता है, लेकिन भारत में सहकारी कृषि छोटे खेतों की समस्या का समाधान नहीं कर पाई है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कारणों को उत्तरदायी माना गया है। विभिन्न प्रकार की व्यवहारिक समस्याएं, जैसे कि लाभों और मजदूरियों का किस प्रकार निर्धारण किया जाए, सहकारी समितियों के पंजीकरण में विलंब, प्रशिक्षित स्टाफ की कमी, गैर सरकारी नेतृत्व का अभाव, शिक्षा का अभाव और बहुत सी सहकारी समितियों में भ्रष्टाचार का व्याप्त होना आदि। वर्तमान में सहकारी समितियों ने बिचौलियों या मध्यस्थों की जगह ले ली है। सहकारी समितियां गरीब किसानों को सस्ती दरों पर कृषि खरीद उपलब्ध कराने में विफल रही है। बहुत सी सहकारी समितियां मिश्रित पूंजी कंपनियों के रूप में कार्य करती है और इस प्रकार भारत में पूंजीवादी खेती को प्रोत्साहन मिला है। जोतों की हदबंदी या सीमाबंदी। भूमि सुधार कार्यक्रमों में जोतों की सीमाबंदी काफ़ी महत्वपूर्ण है। सीमाबंदी के अंतर्गत सीमित मात्रा में उपलब्ध भूमि को कृषि कार्यों में लगे विभिन्न कृषकों एवं उत्पादकों के बीच न्यायपूर्ण ढंग से बांटने का कार्य किया जाता है। भारत में सामाजिक न्याय की स्थापना करने, समावेशी विकास को सुनिश्चित करने, गरीबी का निवारण करने के लिए अन्य बातों के अलावा इस बात पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि निर्धनों को आय अर्जक संपत्ति का वितरण हो। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि आय अर्जक संपत्तियों में मुख्य भूमिका रखती है। क्योंकि भूमि पर एक सीमित संसाधन है, इसलिए भूमि के अभाव के कारण ही जोतों की सीमाबंदी बहुत जरूरी है। भारत एक कल्याणकारी राज्य है, जहां भारत सरकार द्वारा सामाजिक एवं आर्थिक असमानताओं को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। जोतों की सीमाबंदी ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक असमानता को दूर करने का एक कारगर उपाय है। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन परिवारों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 50% से अधिक परिवारों के पास किसी भी तरह की कृषि भूमि नहीं है। उभरती हुई इस प्रवृत्ति के मद्देनजर
हदबंदी एक महत्वपूर्ण उपकरण हो सकती है। हदबंदी सीमाबंदी के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा प्रति व्यक्ति या परिवार की भूमि की अधिकतम मात्रा को निर्धारित किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति या परिवार के पास निर्धारित मात्रा से अधिक भूमि पाई जाती है तो उसे अतिरिक्त भूमि घोषित कर दी जाती है एवं सरकार द्वारा उसका अधिग्रहण कर लिया जाता है। तत्पश्चात अधिग्रहित भूमि का भूमिहीन परिवारों में वितरण कर दिया जाता है। आर्थिक लाभ एवं कुशलता की दृष्टि से जोतों की सीमाबंदी अनुपयुक्त नहीं है। एक मत के अनुसार हदबंदी के लागू होने से खेतों का आकार छोटा हो जाएगा, जिसके कारण कृषि कार्य अनुत्पादक हो जाएगा एवं कृषि कार्यों में कुशलता कम हो जाएगी। लेकिन छोटी कृषि जोतों पर भी कृषि उतनी ही कुशलता के साथ की जाती है जितनी बड़ी जोतों पर की जाती है। जोतों के आकार और उत्पादकता के बीच के संबंधों के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि जोत का आकार अधिक बड़ा होने पर उत्पादकता संभवतः कम हो जाती है। उत्पादकता कम होगी अगर जोत का आकार अधिक बड़ा होगा तो। अतः सामाजिक न्याय और संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग दोनों ही दृष्टियों से जोतों की उच्चतम सीमा निर्धारित करना ठीक है। लेकिन भारत में हदबंदी को लेकर अधिक सफलता देखने को नहीं मिलती। हदबंदी सीमाबंदी की असफलता के प्रमुख कारण इस प्रकार है। राज्य सरकारों ने काफ़ी समय तक जोतों की उच्चतम सीमा निर्धारित करने की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया। यदि किसी राज्य द्वारा इस संबंध में कुछ कानून बनाए भी गए तो उनमें अनेक प्रकार की छूटों का भी प्रावधान किया गया। इसमें जोतों की उच्चतम सीमा बहुत ऊंची रखी गई और सीमा निर्धारण के लिए परिवार को इकाई न मानकर व्यक्ति को इकाई मान लिया गया। धार्मिक एवं चैरिटेबल संस्थाओं को हदबंदी के दायरे से बाहर रखा गया। बागवानी कृषि को हदबंदी के दायरे से बाहर रखा गया। छूट के प्रावधानों का दुरुपयोग और भूमि का सही ढंग से वर्गीकरण न करना। अतः यह स्पष्ट है कि जब तक ग्रामीण निर्धनों को बड़े पैमाने पर संगठित नहीं किया जाता और स्थायी प्रशासन व्यवस्था को मजबूत व कारगर नहीं बनाया जाता, तब तक इस दिशा में कोई खास सफलता मिलने की उम्मीद नहीं है। नेक्स्ट है संवैधानिक एवं वैधानिक उपाय। संवैधानिक उपाय भारत के संविधान में भी समानता सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में आर्थिक न्याय के सिद्धांत का उल्लेख किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 39 ख और 39 ग में भौतिक संसाधनों के न्यायपूर्ण वितरण का आदर्श निर्धारित किया गया है। इसी के साथ साथ 1951 के पहले संविधान संशोधन में भूमि सुधार से अनेक संबंधित प्रावधान किए गए, जैसे जमींदारी व्यवस्था को समाप्त करना, संपत्ति के अधिकार को युक्त बनाना, संविधान में 9वीं अनुसूची का प्रावधान करना। और ध्यातव्य है कि इस अनुसूची का मुख्य उद्देश्य भूमि सुधार के लिए राज्यों द्वारा बनाए गए भूमि सुधार कानूनों को न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर रखा जाना था। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को वैधानिक अधिकार बना दिया गया। वैधानिक उपाय। राज्यों द्वारा भूमि सुधार को लागू करने के लिए 280 से अधिक भूमि सुधार कानून बनाए गए। केंद्र सरकार द्वारा भी भूमि सुधारों के संदर्भ में भूमि अधिग्रहण कानून 1894 में समय समय पर संशोधन किया गया और वर्ष 2013 में नया भूमि अधिग्रहण कानून पारित किया गया है। इसके साथ ही जनजातियों की भूमि संविदा आधारित खेती, सहकारी खेती जैसे मामलों को विनियमित करने के लिए भी कानून बनाए गए। केंद्र सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण से संबंधित नया कानून भूमि अधिग्रहण में
उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 बनाया गया। किसने बनाया? ये केंद्र सरकार ने। एवं समय समय पर इस अधिनियम ने आवश्यकता अनुसार संशोधन किए जा रहे हैं। देश के कुछ भागों में किसानों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को सुधारने में भूमि सुधारों की क्या भूमिका रही है? जमींदारी प्रणाली का उन्मूलन करके कृषकों और राज्यों के मध्य मौजूद मध्यस्थों को हटा दिया गया। मध्यस्थों के उन्मूलन से लगभग 2 करोड़ काश्तकारों को वह भूमि प्राप्त हो गई जिस पर वे कृषि करते थे। इससे शोषक वर्ग का अंत हो गया और भूमिहीन किसानों के लिए भूमि वितरण हेतु अधिक से अधिक भूमि को सरकारी कब्जे में लिया गया, जिससे किसान सीधे सरकार के संपर्क में आ गए। स्वतंत्रता पूर्व अवधि के दौरान काश्तकारों द्वारा भुगतान किया जाने वाला भूमि कर अत्यधिक था। ये पूरे भारत में 35 और 75% सकल उपज के बीच था। कृषकों द्वारा देय किराए को विनियमित करने के लिए पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में सकल उत्पादन स्तर का 20 से 25% तक भूमि कर निर्धारित किया गया था। इस सुधार ने या तो काश्तकारी को पूरी तरह से अवैध करार दिया या काश्तकारों को कुछ सुरक्षा प्रदान करने के लिए भूमि कर के विनियमन करने का प्रयास किया गया। पश्चिमी बंगाल और केरल में कृषि संरचना का मौलिक पुनर्गठन हुआ, जिससे छोटे और सीमांत किसानों को भूमि का अधिकार प्रदान किया गया। भूमि सुधार कानूनों की तीसरी प्रमुख श्रेणी लैंड सीलिंग अधिनियम की थी। इसका उद्देश्य कुछ ही लोगों के हाथों में निहित भूस्वामित्व में कमी करना था। इससे किसान अलग अलग स्थानों की बजाय एक ही जगह पर भूमि पर सिंचाई तथा कृषि कार्य करने लगे, जिससे समय एवं श्रम की बचत हुई। इस भू सुधार से कृषि की लागत और किसानों के बीच मुकदमेबाजी में कमी आई। हालांकि भूमि सुधार उपायों के कार्यान्वयन की गति धीमी रही, फिर भी यह काफ़ी हद तक सीमांत और लघु किसानों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को सुधारने में सफल रहा। भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 और इसमें संशोधन अध्यादेश। केंद्र सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण से संबंधित विभिन्न विवादों के समाधान, भूमि के कुशलतम उपयोग एवं किसानों तथा भूस्वामियों के हितों की रक्षा हेतु भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार, पुनर्वास पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 प्रस्तुत किया गया। इस अधिनियम में यह स्पष्ट किया गया है कि सरकार किन किन सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए निजी भूमि का अधिग्रहण कर सकती है, जैसे आधारभूत बुनियादी ढांचे से संबंधित विकास हेतु, औद्योगिक गलियारों, शैक्षणिक अनुसंधान, पर्यटन, खेल, स्वास्थ्य एवं अंतरिक्ष तकनीक इत्यादि। भूमि अधिग्रहण के लिए कृषकों एवं भूस्वामियों की सहमति को आवश्यक माना गया। इसमें सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं के लिए 70% किसानों की सहमति आवश्यक होगी। निजी परियोजनाओं के लिए 80% किसानों की सहमति आवश्यक होगी। बिना किसानों की सहमति के कोई भी भूमि अधिग्रहित नहीं की जा सकती। किसानों को क्षतिपूर्ति की दर बाजार मूल्य के आधार पर ही तय की जा सकेगी। ग्रामीण क्षेत्र की भूमि के संदर्भ में क्षतिपूर्ति की दर बाजार दर के 4 गुने मूल्य के बराबर होगी एवं बाजार दर का निर्धारण पिछले 5 वर्षों में हुए लेन देन के मूल्य के औसत के आधार पर होगा। शहरी एवं अर्ध शहरी
क्षेत्रों में क्षतिपूर्ति की दर औसत बाजार मूल्य के दोगुने के बराबर होगी एवं मूल्य निर्धारण की संपूर्ण प्रक्रिया संबंधित क्षेत्र के उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति की देखरेख में होगी। नेक्स्ट है सिंचित भूमि, उपजाऊ भूमि एवं बहुफसली भूमि का अधिग्रहण केवल अंतिम विकल्प के रूप में ही किया जाएगा एवं जितनी उपजाऊ भूमि का अधिग्रहण सरकार द्वारा किया जाएगा उसकी क्षतिपूर्ति के रूप में उतनी ही बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने का कार्य सरकार द्वारा किया जाएगा। अधिग्रहण किए गए क्षेत्र में सामाजिक प्रभाव का आकलन करने का प्रावधान भी किया गया है। जिस परियोजना हेतु भूमि का अधिग्रहण किया गया है, यदि वह परियोजना 5 वर्ष के अंदर शुरू नहीं की जाती तो भूमि उसके वास्तविक स्वामी को लौटा दी जाएगी। यदि सरकार द्वारा भूमि का अधिग्रहण निजी कंपनी के लिए किया जाता है तो वह निजी कंपनी प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए जिम्मेदार होगी। अतः इन प्रावधानों के द्वारा सरकार ने किसानों एवं भूस्वामियों के हितों की सुरक्षा, भूमि अधिग्रहण में पारदर्शिता एवं विवादों को कम करने का प्रयास किया है। हालांकि व्यावहारिक रूप से इस अधिनियम को लागू करने में कई मुश्किलों का सामना किया जा रहा था। इसके साथ ही राष्ट्रीय परियोजनाओं के लिए अपेक्षित भूमि के अधिग्रहण में प्रक्रियागत मुश्किलें भी कम करने की आवश्यकता महसूस की गई, जिसके लिए इस अधिनियम में संशोधन करते हुए भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजा एवं पारदर्शिता का अधिकार, पुनर्वास, पुनर्स्थापन का मतलब संशोधन अध्यादेश 2015 लागू किया गया। वह विधेयक निम्नलिखित 5 श्रेणियों की परियोजनाओं को निम्न अनिवार्यताओं, इसमें सामाजिक प्रभाव आकलन, बहुफसली भूमि के अधिग्रहण पर प्रतिबंध और सहमति संबंधी प्रावधान से छूट प्रदान करने हेतु सरकार को सक्षम बनाता है। इसमें रक्षा, ग्रामीण अवसंरचना, किफ़ायती आवास, औद्योगिक गलियारे और बुनियादी ढांचा। इसके साथ ही यदि किसी मामले में जहां भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई थी और अधिनिर्णय पारित कर दिया गया था, लेकिन न तो भूमि पर कब्जा ही लिया गया और न ही क्षतिपूर्ति अदा की गई, वहां अधिनिर्णय देने के 5 वर्षों के बाद ऐसी कार्यवाही को समाप्त करने का प्रावधान है। यदि किसी अदालत के द्वारा जारी रोक के कारण भूमि के अधिग्रहण की कार्रवाई रोक दी गई हो तो उस अवधि के दौरान इसे 5 वर्ष की समय सीमा के दायरे से बाहर रखा गया। इस प्रकार से जिस अवधि में कब्जा ले लिया गया हो लेकिन क्षतिपूर्ति अदालत में अथवा किसी नामित खाते में जमा हो, इस स्थिति में ऐसी भूमि को 5 वर्ष की गणना से बाहर रखा गया है। नेक्स्ट 4 जून 2015 को संबंधित अध्यादेश अप्रभावी होने वाला था। इस स्थिति को देखते हुए सरकार द्वारा उपयुक्त के स्थान पर भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार विधेयक 2015 को लाया गया। हालांकि यह विधेयक लोकसभा से पारित होने के बाद आगे चलकर लैप्स हो गया। नेक्स्ट है कृषि भूमि पट्टा प्रारूप अधिनियम 2016। भारत में आज भी भूमि जोत को पट्टेदार कृषकों तथा प्रबंधित किया जा रहा है। टी हक के नेतृत्व में गठित 11 सदस्यीय समिति द्वारा कृषि भूमि को पट्टे पर देने और उसे सरल बनाने के लिए एक कानून निर्मित करने की सिफारिश के उपरांत नीति आयोग के एक पैनल ने प्रस्तुत किया है। मॉडल एग्रीकल्चरल लैंड लीजिंग एक्ट 2016। इस अधिनियम के द्वारा भूमिहीन किसानों, छोटे एवं सीमांत किसानों को पट्टे पर भूमि उपलब्ध हो सकेगी।
टी एक्ट के अनुसार भूमि जोत का लगभग 20% पट्टेदार कृषकों द्वारा प्रबंधित किया जाता है। वर्तमान में पट्टे पर खेती करने वाले कृषक वस्तुतः ऋण प्रदान करने वाली संस्थाओं के द्वारा प्रदत्त ऋणों, बीमा, आपदा राहत और सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सहायता सेवाओं का उपयोग करने में अपने आप को असमर्थ पाते हैं क्योंकि उन्हें भूमि पर मालिकाना हक प्राप्त नहीं होता है। वस्तुतः भूमि मालिकों को विभिन्न पट्टेदारी कानूनों के तहत पट्टेदारी के माध्यम से अपनी ज़मीन खोने का डर होता है। अतः भूमि मालिक पट्टेदारों को बदलते रहते हैं। इससे पट्टेदार विभिन्न सरकारी योजनाओं से लाभ प्राप्त करने में असमर्थ हो जाते हैं। इस अधिनियम में भूमि को पट्टे पर देने की स्थिति में एक अनुबंध भूस्वामी एवं कृषक के मध्य होगा, जिसमें पट्टे पर दी जाने वाली कृषि भूमि का ब्यौरा, पट्टे की कीमत, समयावधि एवं पट्टे से संबंधित सभी शर्तें शामिल होती हैं। इस प्रकार भूमि को पट्टे पर दिए जाने को कानूनी दर्जा दिया जाएगा। यह भूस्वामियों को जमीन खोने के किसी डर के बिना पट्टेदार कृषकों को कृषि भूमि पट्टे पर देने को प्रेरित करेगा एवं इस प्रकार राज्यों के कानूनों से प्रतिकूल कब्जा खंड को हटाया जाएगा। प्रतिकूल कब्जे का नियम मालिकों के बीच भय पैदा करता है, क्योंकि यदि किसी बटाईदार का एक निर्दिष्ट अवधि के लिए भूमि पर कब्जा है तो वह भूमि पर मालिकाना हक के लिए दावा कर सकता है। इस अधिनियम के तहत पट्टे की अवधि की समाप्ति पर भूमि की स्वतः बहाली हो जाएगी। भूस्वामी को कृषि भूमि को विक्रय करने का, उपहार में देने का एवं गिरवी रखने का अधिकार होगा, लेकिन इन सब से कृषक के कृषि भूमि के उपयोग संबंधी अधिकार बाधित नहीं होने चाहिए। भूस्वामी सभी प्रकार की भूमि से संबंधित कर एवं उपकर देने के लिए उत्तरदायी होगा। यह अधिनियम भूमि मालिक के अधिकार को प्रभावित किए बिना पट्टेदार को संस्थागत ऋण तथा बीमा की सुविधा प्रदान करेगा और आपदा मुआवजे तक उसकी पहुंच सुनिश्चित करने में सहायक होगा और इस अधिनियम के माध्यम से पट्टा और किराए की शर्तें मालिक और पट्टेदार द्वारा आपस में निर्धारित की जाएगी। डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम। भूमि सुधार प्रभाग भूमि अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण एवं राजस्व प्रशासन का सुदृढ़ीकरण एवं भूमि अभिलेखों का अद्यतनीकरण नामक 2 केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं का कार्यान्वयन कर रहा था। वर्ष 2008 में मंत्रिमंडल ने इन दोनों योजनाओं को डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम नामक एक संशोधित कार्यक्रम में मिला दिया। डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के मुख्य लक्ष्य अद्यतन किए गए भूमि अभिलेखों, ऑटोमेटेड और स्वतः नामांतरण, लिखित और स्थानिक अभिलेखों के समेकन, राजस्व और रजिस्ट्रीकरण के बीच अंतर संयोजकता की प्रणाली शुरू करना, वर्तमान विलेख रजिस्ट्रीकरण और वर्तमान में विद्यमान अनुमानित स्वामित्व अधिकार प्रणाली के स्थान पर निश्चित स्वामित्व अधिकार प्रणाली को आरंभ करना है। इसका उद्देश्य भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन का आधुनिकीकरण, भूमि रिकॉर्ड रखरखाव व्यवस्था की पारदर्शिता बढ़ाना, भूमि संपत्ति विवाद की संभावना को न्यूनतम करना और देश भर की अचल संपत्तियों के उचित नामकरण की दिशा में अग्रसर होने की सुविधा देना है। डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के 3 प्रमुख घटक हैं। भूमि अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण, सर्वेक्षण, पुनः सर्वेक्षण, रजिस्ट्रेशन का कंप्यूटरीकरण। राष्ट्रीय भू अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के लिए जिले को इकाई माना गया है और इससे संबंधित सभी तरह की गतिविधियां जिले में ही केंद्रित मानी गई है। इस अधिनियम के तहत
किराए का भुगतान न करने, भूमि का आपसी सहमति से तय तरीकों के बजाय अन्य तरीकों से उपयोग करने, पट्टे द्वारा भूमि को हानि होने से पट्टे का कानूनी ढांचा कृषक के लिए हितकारी न होने तथा दोनों पक्षों को लाभ प्राप्त न करने की स्थिति में एक अग्रिम नोटिस देकर लीज समयावधि के अंदर ही लीज समाप्त की जा सकती है। यह अप्रयुक्त भूमि को उत्पादक कार्यों के लिए इस्तेमाल करने में सहायक होगा। पट्टेदार भूमि में निवेश करने हेतु सक्षम होगा तथा उसकी ऋण और बीमा तक पहुँच हो सकेगी। भूस्वामी एवं कृषक अपने मध्य उत्पन्न किसी विवाद को खत्म करने के लिए किसी तीसरे पक्षकार की सहायता ले सकते हैं। वह व्यक्ति ग्राम सभा या ग्राम पंचायत का सदस्य भी हो सकता है। अगर मध्यस्थ तीसरे पक्षकार द्वारा कोई समाधान नहीं होता है तो दोनों पक्ष तहसीलदार, राजस्व अधिकारी एवं उसके बाद जिलाधिकारी के पास याचिका दर्ज करा सकते हैं। राज्य सरकार एक विशेष भूमि अधिकरण का गठन करेगी जो कि इस भूमि पट्टा प्रारूप अधिनियम 2016 के तहत उत्पन्न विवादों का समाधान करेगी। इस अधिकरण की अध्यक्षता सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय के न्यायाधीश के द्वारा की जाएगी। इस मॉडल भूमि पट्टा प्रारूप अधिनियम से संबंधित विवाद सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आएंगे। नेक्स्ट है स्वामित्व योजना। 24 अप्रैल 2021 को पंचायती राज दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पंचायती राज मंत्रालय की एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में स्वामित्व योजना प्रारंभ की है। इस योजना के अंतर्गत गांव में संपत्तियों के मालिकों को अधिकार के दस्तावेज दिए जा रहे हैं। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण भारत के लिए एकीकृत संपत्ति सत्यापन समाधान प्रदान करना है। इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को रिकॉर्ड ऑफ राइट्स देने के लिए संपत्ति कार्ड का वितरण किया जा रहा है। स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन के लिए भारत सरकार का पंचायती राज मंत्रालय नोडल मंत्रालय है। राज्यों में राजस्व विभाग, भूमि अभिलेख विभाग नोडल विभाग होगा और पंचायती राज विभाग के सहयोग से इस योजना को आगे बढ़ाया जाएगा। इसके लिए भारतीय सर्वेक्षण विभाग प्रौद्योगिकी भागीदार के रूप में कार्य करेगा। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों का सीमांकन ड्रोन तकनीक के माध्यम से सर्वेक्षण करके किया जाएगा। इस योजना का क्रियान्वयन 4 वर्ष में चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। इसे वित्तीय वर्ष 2021 से 2024-25 के बीच पूरा किया जाना है और देश के 6.62 लाख गाँव को कवर किया जाना है। यह ग्रामीण भारत में नागरिकों में वित्तीय स्थिरता लाने में मदद करेगा। उन्हें ऋण और अन्य वित्तीय लाभ लेने के लिए वित्तीय संपत्ति के रूप में अपनी संपत्ति का उपयोग करने हेतु सक्षम करेगा। ग्रामीण नियोजन के लिए सटीक भूमि रिकॉर्ड का निर्माण होगा। ग्राम पंचायत को प्राप्त होने वाले संपत्ति कर का निर्धारण करने में सहयोग करेगा। इसकी मदद से बुनियादी ढांचे का सर्वेक्षण और GIS नक्शे का निर्माण होगा जो किसी भी विभाग द्वारा उपयोग किया जा सकता है। GIS मानचित्रों की सहायता से ग्राम पंचायत विकास योजना की गुणवत्ता में सुधार होगा। इसका एक उद्देश्य संपत्ति संबंधी विवादों और कानूनी मामलों को कम करना भी है। विभिन्न राज्यों में संपत्ति कार्ड को अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे हरियाणा में टाइटल डीड, कर्नाटक में रूरल प्रॉपर्टी ओनरशिप रिकॉर्ड, मध्य प्रदेश में अधिकार अभिलेख, महाराष्ट्र में सनद और उत्तराखंड में स्वामित्व अभिलेख और उत्तर प्रदेश में घरौनी। ये स्वामित्व के लाभ है। स्वामित्व प्रॉपर्टी कार्ड के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत, बेहतर भूमि नियोजन, समावेशी समाज और सामाजिक आर्थिक विकास, भूमि गवर्नेंस में सुधार और ये भूमि बाजार
विनियमित बाजार, आर्थिक विकास और स्थायी आवास। समावेशी समाज गांवों अर्थात ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर तथा गरीब नागरिकों की संपत्ति के अधिकारों तक पहुंच को सुनिश्चित करके उनके सामाजिक आर्थिक स्तर में सुधार करने का प्रयास किया गया है। भूमि गवर्नेंस में सुधार। विश्व में भौतिक संपदा के निर्माण के उद्देश्य से किसी भी आर्थिक गतिविधि के लिए भूमि एक आवश्यक संसाधन है। भूमि एक सीमित संसाधन है और बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण भारत और पूरे विश्व में भूमि संरक्षण के मामलों की संख्या में वृद्धि हो रही है। स्वामित्व योजना का उद्देश्य स्थानीय स्तर पर विवादों के मूल कारण का समाधान है। स्थायी आवास। उच्च रिजोल्यूशन डिजिटल मैप्स की सहायता से बेहतर ग्राम पंचायत विकास योजनाएं बनाई जाएगी, जिससे बुनियादी ढांचे जैसे स्कूलों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, नदियों, स्ट्रीट लाइट और सड़कों इत्यादि में धन का कुशल आवंटन किया जा सकेगा। आर्थिक विकास। स्वामित्व योजना के माध्यम से नागरिकों को अपनी संपत्ति पर स्वामित्व संबंधी दस्तावेज मिलने पर नागरिक इसे आवश्यकता पड़ने पर विक्रय कर सकते हैं एवं संपत्ति के एवज में बैठकों से ऋण ले सकते हैं। स्वामित्व योजना के माध्यम से सरकार संपत्ति कर को सुव्यवस्थित कर सकती है एवं अपने कर राजस्व में वृद्धि कर सकती है। भारत में भूमि सुधारों की आलोचना। भारत में भूमि सुधारों के लिए काफ़ी प्रयास किए गए, लेकिन ये सभी प्रयास अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में नाकाफ़ी एवं प्रभावहीन प्रतीत होते हैं। प्रभावी कानून का अभाव। भू सुधारों हेतु बहुत से कानूनी प्रयास किए गए, लेकिन कहीं इन कानूनों में स्पष्टता का अभाव देखने को मिलता है। खुदकास्ट के लिए कोई उच्चतम सीमा नहीं। खुदकास्ट के लिए भूमि अपने पास रखने की उच्चतम सीमा को निर्धारित नहीं किया गया। खुदकास्ट के लिए मध्यस्थों को बहुत बड़ी ज़मीन अपने पास रखने की अनुमति दी गई। इस प्रकार जमींदारों को अपने लिए बड़ी भूमि रखने की अनुमति मिल गई, जो जमींदारी उन्मूलन के उद्देश्यों के बिल्कुल विपरीत थी। हदबंदी में व्यक्ति को इकाई मानना। हदबंदी के द्वारा भूमि की एक उच्चतम सीमा को निर्धारित कर दिया गया, लेकिन इस हेतु परिवार को इकाई न मानकर व्यक्ति को इकाई मान लिया गया। परिणाम स्वरूप परिवार के अन्य लोगों को भूमि का हस्तांतरण किया जाने लगा। इससे सीमाबंदी के कानूनों की प्रभावशीलता में काफ़ी कमी आई है। ऐच्छिक समर्पण की समस्या। काश्तकारों ने स्वयं ही अपनी भूमि का त्याग कर दिया। भूस्वामियों एवं जमींदारों द्वारा काश्तकारों को मजबूर किया गया कि वे अपनी इच्छा से कृषि भूमि पर से अधिकार छोड़ दें। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु काश्तकारों का शोषण भी किया गया। काश्तकारों की आर्थिक व सामाजिक स्थिति इतनी कमज़ोर थी कि वे भूस्वामियों की सख्ती का सामना नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्हें स्वेच्छा से ही भूमि त्याग दी। सीमाबंदी की उच्चतम सीमा का निश्चित न होना। पूरे देश में सीमाबंदी की एक निश्चित सीमा निर्धारित नहीं की गई। विभिन्न राज्यों तथा एक ही राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में भूमि की उच्चतम सीमा में काफ़ी अधिक अंतर रहे हैं। दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी। भूमि सुधार कानूनों की सफलता के लिए आवश्यक है कि सरकार में उसे कार्यान्वित करने की दृढ़ इच्छा शक्ति हो। भूमि सुधारों की सीमित सफलता इस बात को सिद्ध करती है कि सभी राज्य सरकारें भूमि सुधार कानूनों को लागू करने के लिए बहुत अधिक उत्सुक नहीं थी। प्रशासनिक उदासीनता। राजनीतिक इच्छा शक्ति के अभाव से प्रशासनिक उदासीनता उत्पन्न हुई। भ्रष्ट राजनीतिज्ञों, प्रशासनिक तंत्र एवं बड़े किसानों ने मिलकर भूमि सुधार कानूनों के क्रियान्वयन को सफल नहीं होने दिया। भूमि सुधारों के क्रियान्वयन में
प्रशासनिक तंत्र द्वारा व्यापक भ्रष्टाचार किया गया, जिससे भूमि सुधार कानून सफल नहीं हो सके। नेक्स्ट है भूमि सुधार हेतु सुझाव। बड़े भूस्वामियों से प्राप्त अतिरिक्त भूमि का वितरण अवलंबित किया जाना चाहिए एवं भू रिकॉर्ड्स की तैयारी, रखरखाव और कंप्यूटरीकरण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। रिकॉर्ड की एक प्रमाणित प्रतिलिपि बनाकर उसे किसान पासबुक या किसी अन्य रूप में जारी किया जाना चाहिए और भूमि रिकॉर्ड को ऑनलाइन किया जाना चाहिए ताकि पारदर्शिता बनाई जा सके। जनजातीय वर्गों की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। जनजातीय क्षेत्रों में भूमि की सीमा, मूल्य और स्वामित्व संबंधी भू स्वामित्व सर्वेक्षण जहाँ कहीं भी न किए गए हो पूरे करने चाहिए। खुदकास्ट एवं काश्तकारों की परिभाषा को स्पष्ट किया जाना चाहिए। कृषि भूमि का कोई भी हस्तांतरण गैर कृषक व्यक्ति को नहीं किया जाना चाहिए एवं मौजूदा भूमि सुधार संबंधी कानूनों में व्याप्त कमियों को दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिए। राजनीतिक एवं प्रशासनिक इच्छा शक्ति को मजबूत बनाना चाहिए। भूमि अधिग्रहण के लिए कृषकों की सहमति को अत्यावश्यक रूप से लिया जाना चाहिए एवं अधिग्रहण की प्रक्रिया में पारदर्शिता को सुनिश्चित किया जाना चाहिए और भूमि अधिग्रहण के समय किसानों एवं भूस्वामियों को उनकी भूमि का उचित मूल्य दिया जाना चाहिए तथा उनके पुनर्वास आजीविका हेतु उचित प्रयास किए जाने चाहिए। भूमि सुधार संबंधी कानूनों के क्रियान्वयन में स्थानीय प्रशासन की सहभागिता सुनिश्चित करनी चाहिए। नेक्स्ट, केंद्र सरकार द्वारा भूमि सुधारों एवं भूमि अधिग्रहण से संबंधित एक मॉडल केंद्रीय कानून बनाया जाना चाहिए, जिसका उपयोग राज्यों द्वारा अपने कानून को बनाते समय मार्गदर्शक के रूप में किया जा सके। समग्रता से देखें तो भूमि के इष्टतम उपयोग हेतु हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए, जिससे भारत में भूमि सुधार को एक नई दिशा दी जा सके।